कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं, जो इस वक्त लाइन लेकर पीएमएलएन चल रही है पीडीएम के जलसों में, जिस तरह से खुलकर मियां साहब सामने आ रहे हैं, आपका बड़ा ताल्लुक है शहबाज शरीफ के साथ, आपने बड़ा क्लोजली काम भी किया उनके साथ, वो क्या सोच रहे हैं? क्योंकि आपको पता है तरह तरह की के तज्जिए हो रहे हैं इस सारी सिचुएशन के ऊपर कि शहबाज शरीफ जाती तौर पर कंफर्टेबल नहीं है जिस तरह से खुलकर मियां साहब सामने आ रहे हैं उस एटीट्यूड को लेकर। देखिए, शहबाज शरीफ साहब की हमेशा पॉलिटिक्स के हवाले से एक उनकी अप्रोच रही है और वो एक डेवलपमेंट ओरिएंटेड पॉलिटिक्स में बड़ा स्ट्रांगली बिलीव करते हैं और उनकी हमेशा एक नेशनल रिकंसिलिएशन के हवाले से और तमाम इदारों के साथ मिलजुल के मुल्क की तरक्की के हवाले से एक अप्रोच रही है। मगर आपने देखा कि माजी में एजुटेशनल पॉलिटिक्स में भी वो खासे जो है अपने नेचर से हट के नजर आए और उन्होंने खासा आड़े हाथों लिया और इस हुकूमत को सिलेक्टेड पहली दफा करार शहबाज शरीफ साहब ने दिया था। हैविंग सेड दैट, पार्टी के अंदर आरा जो मर्जी हो और वो शहबाज साहब की भी जो मर्जी राय हो, एट द एंड ऑफ द डे मियां नवाज शरीफ साहब जो फैसला कर दें वो शहबाज शरीफ साहब समेत पूरी पार्टी उसको ना सिर्फ ओन करती है बल्कि उसको इम्प्लीमेंट करना अपना फर्ज समझती है पार्टी। तो इस वक्त अनफॉर्चुनेटली ये मुल्क की तारीख में एक बड़ा अजीब सा एक मोड़ है जहां पे दो लीडर ऑफ ऑपोजिशन पाबंदे सलासिल है और दोनों पे पॉलिटिकल केसेस हैं। आज ही के दिन में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नैब ने जो दरखास्त दी है शहबाज साहब का नाम ईसीएल में डालने के लिए, काजी फायजीसा की जजमेंट की रोशनी में ये जो सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस की बात की जा रही है उसको करप्शन करार नहीं दिया जा सकता। अब हमजा शहबाज शरीफ ऑपोजिशन लीडर हैं, पाकिस्तान की सबसे बड़ी असेंबली जो पंजाब असेंबली है उसके, वो 16 माह से पाबंदे सलासिल हैं। शहबाज साहब को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है, तो वो बाहर होते तो अपने मौकफ का भी इजहार करते और ऑब्वियसली उन्होंने मियां नवाज शरीफ की जो पॉलिसी थी और जो मियां नवाज शरीफ फैसला कर दें उसको मनोन तस्लीम भी करना था और ओन भी करना था और इम्प्लीमेंट भी करना था। तस्लीम भी करना था, ओन भी करना था। कुछ और सेकंड टियर लीडरशिप भी है जो कि इस वक्त खुश नहीं है, जिनका ये ख्याल है कि मियां साहब खुद तो पाकिस्तान में नहीं है तो ऐसी गुफ्तगू कर सकते हैं और उस गुफ्तगू का अगर कोई फॉल आउट होगा तो मियां साहब पर तो नहीं आएगा, हम पर आएगा। आज अंसार अब्बासी साहब का भी एक क्लेम है और कुछ सीनियर और जर्नलिस्ट भी ये कह रहे हैं कि कुछ सीनियर लीडर्स शहबाज शरीफ साहब से मिले भी हैं और एस्टैब्लिशमेंट के कहने पर भी मिले हैं कि समझाएं बड़े मियां साहब को कि थोड़ा सा हाथ हौला रखें। नहीं, देखिए, जो फॉल आउट की बात है तो आप के बखूबी इल्म में है कि क़यादत ने इस दफ़ा जो कुर्बानियाँ दी हैं वो ना किसी कारकुन ने दी हैं ना किसी रहनुमा ने दी हैं। मियां नवाज शरीफ साहब पे 3 केस बने नैब के और ये जानते बूझते हुए कि उनके खिलाफ जो उनको जो सजा दी गई है अल अजीजिया में, जिसके जज अरशद मलिक बरतरफ हो चुके हैं, नौकरी से बर्खास्त हो चुके हैं और उस फैसले का कोई कानूनी और मैं समझता हूँ कोई इखलाकी जवाब बाकी नहीं रहा। इसके बावजूद अपनी अहलिया को बिस्तरे मर्ग पे छोड़ के अपनी बेटी का हाथ पकड़ के पाकिस्तान आए और जेल जाने के लिए आए। पाकिस्तान की तारीख की एक वाहिद मिसाल है। जेल भी काटी, अभी भी इलाज के बाद उन्होंने वापस आना है। मरियम साहिबा पे बहुत सारे केसेस बना दिए गए हैं और 2 दफा जेल जा चुकी हैं। शहबाज शरीफ साहब उनके साहबजादे दोनों जेल में हैं। तो मैं नहीं समझता कि कोई इस तरह लीडरशिप में पाया जाता है। पिछले जुम्मे को एक मीटिंग हुई थी पार्लियामेंट्री पार्टी की इस्लामाबाद में, उसको मिसकोट थोड़ा सा किया गया और मैं वहां पे मौजूद था। मियां नवाज शरीफ के फैसले के हवाले से तमाम लीडरशिप, सेकंड टियर हो या पार्टी के बाकी रैंक एंड फाइल हो, मैंने जितनी मीटिंग्स हुई हैं या इनफॉर्मल डिस्कशंस हुई है, किसी को इतराज उठाते नहीं देखा और सब मियां नवाज शरीफ के फैसले के साथ है। और देखिए, ये असल बात ये है कि ये वो लीडरशिप है जो बुरे वक्त से गुजर के मियां नवाज शरीफ के साथ खड़ी है। ये वो नहीं है जिन्होंने 99 के कू के बाद छोड़ दिया, या ये वो नहीं है कि जब 2018 के इलेक्शन आए और जनूबी पंजाब महाज बना और बाकी पार्टी को तोड़ा गया तो उस दौरान ये छोड़ के चले गए। ये बुरे वक्त के साथी हैं और बुरे वक्त के साथी इस वक्त साथ खड़े हैं। और मैं समझता हूं कि अगर कोई इख्तिलाफ राय भी है तो वो मैंने नहीं देखा कि किसी को किसी डिसीजन से कोई डाइसेंट करते हुए पीडीएम के जलसों में तमाम और 1-2 लोग और नहीं मिले हैं शहबाज शरीफ से और कोई वो क्या उसको कहते हैं, कोई दिल की बातें नहीं की हैं उनके साथ के थोड़ा सा बड़े। देखिए मैं आपको अर्ज कर देता हूँ। जब मियां शहबाज शरीफ साहब नैब में कैद थे
तो उनको एक मीटिंग अलाउड होती है और नैब रूल्स के मुताबिक वो मीटिंग डिस्क्रेशन होती है डीजी की। तो पार्टी के बिल्कुल रहनुमा उनको मिले थे और जो मुलाकात हुई थी वो मियां नवाज शरीफ साहब की भी नॉलेज में है और उसमें कोई ऐसी मफामत की या कोई ऐसी बात नहीं थी कि जी आप कोई या वो किसी के कहने पे हुई हो। वो मिले थे और उस मीटिंग में वो रहनुमा भी ऑन ओथ हैं कि जी हमने कोई ऐसी बात नहीं, बस ऑब्वियसली उनके अरेस्ट की मजम्मत की और उनसे पार्टी के हवाले से गाइडलाइन ली और उनको जो होता है कि आप जब कोई कैद हो तो उसको मिलते हैं, उससे सारी यकजहती करते हैं। तो मीटिंग जरूर हुई थी और उस मीटिंग को बाकायदा ऑन भी किया है एहसन इकबाल साहब, राना तनवीर साहब, अयाज सादिक साहब ने, सॉरी ख्वाजा आसिफ साहब ने। मगर ऐसी कोई बात नहीं कि किसी के कहने पे हुई हो या उसमें कहा गया हो कि जी आप अपना किरदार अदा करें किसी हवाले से। तो वो बिल्कुल हुई थी मगर उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। वो इस तरह की कमेंट कर दीजिएगा कि व्हाट नेक्स्ट, आप लोगों का अब इसके बाद टारगेट क्या है? प्राइम मिनिस्टर इंटरव्यूज में, तकारीर में, रिकॉर्ड पर कह चुके हैं कि उन्होंने कहा था, कह दिया कि जान भी चली जाए तो ये अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस नहीं रुकेगा, ये केसेस खत्म नहीं होंगे, चाहे आपने जो करना है आप कर लें। कल भी फवाद चौधरी साहब एक टॉक शो पे राना सनाउल्लाह साहब के साथ थे, उन्होंने कहा जी कि इस ऑपोजिशन के साथ हर चीज पर बात हो सकती है सिवाय ये जो 7-8 केसेस हैं इन पर बात नहीं हो सकती, बाकी आप आ जाइए, आप बात कीजिए, मुफाहिमत, मुज़ाकरात, सब कुछ हम टेबल पर बैठने को तैयार हैं। यशीन साहब, अनफॉर्चुनेटली ये वो हुकूमत है जिसने कश्मीर के ऊपर ऑपोजिशन से बात करना गवारा नहीं किया, जिसने कोरोना से जब लोग मर रहे थे तो बिलावल साहब और शहबाज साहब की मौजूदगी में इमरान खान साहब मीटिंग से उठ के चले गए। टिड्डी दल का इशू आया तो इस हुकूमत ने गवारा नहीं किया कि ऑपोजिशन से बात करें। हमने जब अभी इकोनॉमी के हालात इतने अबतर नहीं हुए थे तो हमने एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात की थी, मिसाक मईशत की बात की थी, उसको ठुकराया गया। तो कई पहलवान होते हैं वो अपने भार से गिर जाते हैं, अपनी अना की वजह से गिर जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये ईगोइस्टिक किस्म के लोग हैं जो कौमी मफाद में किसी से बात नहीं कर सकते। और जैसा कल ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा, इवन जो फैटिफ की बिल्स हुए वो किसने कराए हैं? इस हुकूमत के बस में तो वो भी ना होते। वो जिन लोगों ने कराए उन्होंने कराए हैं और वो क्लियर है, वो कल उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस भी कहा। मगर ये इमरान खान साहब बताने से कासिर रहे हैं कि केसेस के हवाले से उनसे किसने बात की है, एनआरओ किसने मांगा है, कब मांगा है, किसके जरिए मांगा है, किन शराइत के तहत मांगा है। वो तो उन्होंने कहा है, वो तो उन्होंने इंटरव्यू में कहा है, उन्होंने कहा है जी कि उन्होंने जनरल बाजवा का नाम लेके कहा है, उन्होंने कहा है जी वो मुझे बताते थे कि मुझसे कौन कौन राब्ता करने की कोशिश कर रहा है, कौन कौन मुलाकात करने की कोशिश कर रहा है, कौन कौन आना चाहता है। और वो कहते हैं मेरी गलती ये है कि मैं उनको कहता रहा कि चले मिलने में कोई हर्ज नहीं है, अब मैं समझता हूँ कि मिलना भी नहीं चाहिए इनसे। मेरा तो ये ख्याल है कि इमरान खान साहब को ये मजाज है इस बात के, ना उनके पास ये अथॉरिटी है कि वो किसी भी इदारे के सरबराह को कहें कि आप फलां से मिले और फलां से ना मिले। मेरा नहीं ख्याल कि उनके पास ये अथॉरिटी है और ना उनको ये बात करनी चाहिए थी। एग्जीक्यूटिव हैं, फौज का इदारा उनके नीचे आता है, आर्मी चीफ। बट आप देखें ना, इन रियलिटी इमरान खान साहब के पास कितनी अथॉरिटी है, या वो अपनी आपके सामने है, उनके हाथ में कौन से डिसीजन हैं। दूसरा, पाक फौज जो है वो पूरे मुल्क की फौज है, तो ये इमरान खान साहब का डिक्टेट करना कि किसको मिलना है किसको नहीं मिलना, ये समझ से बालातर है। हैविंग सेड दैट, कहने का मकसद ये था कि जब राब्ते होते हैं तो मुझे वो बताते हैं, और सिर्फ मेरे एंड से उन्होंने ये इतराफ किया कि मेरे एंड से ये गलती हुई कि मैंने मना कभी नहीं किया या अपनी ये राय नहीं दी कि नहीं मिलना चाहिए। सो जो आप बता नहीं रहे कि कहाँ राब्ते करने की कोशिश कर रहा है, कौन कर रहा है, तो वो तो उन्होंने बताया, खुलकर बताया। नहीं, बट देखे ना अब इसका एनआरओ से क्या ताल्लुक है, ये मैं समझने से कासिर हूँ। बिकॉज मुझे नहीं लगता कि किसी ने कोई रिलीफ मांगा है या कोई इमरान खान साहब ने उस तरफ इशारा किया है कि जी वहां रिलीफ लेने लोग जाते हैं। और जुबैर साहब की मीटिंग के हवाले से जुबैर साहब इस पे क्लियर कर चुके हैं कि उनकी 30 साल का एक ताल्लुक है और वो किस सिलसिले में मिले थे। मगर हैविंग सेड दिस, अगर आप हार्डकोर करप्शन की बात करें, पब्लिक मनी, अद्वियात का स्कैंडल बना आमिर कियानी साहब पे, कोई तहकीकात नहीं हुई। आज अद्वियात में की कीमतों में 500% जो है वो इजाफा हो चुका है। आमिर कियानी को हटाया गया, ब्रश अंडर द कार्पेट किया गया मामले को। आमिर कियानी आज पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं। चीनी का स्कैंडल आया और मैं आपके टीवी शो पे और बाकी टीवी शो पे ये कहा करता था कि आप भी इधर हैं, हम भी इधर हैं, जहांगीर तरीन इस मुल्क में गिरफ्तार होगा ना उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। 100 अरब का गबन करके वो बाहर गया। और 100 अरब कैसे किया? 56 करोड़ की सब्सिडी ली, डॉलर का रेट ऊपर था, चीनी एक्सपोर्ट की, सब्सिडी और डॉलर का रेट चला गया, मकामी मार्केट में चीनी महंगी बेची। अब खुसरो बख्तियार और जहांगीर तरीन 58% चीनी की मार्केट का कंट्रोल करते हैं।
तो इसका मतलब है कि तकरीबन लगभग 100 अरब का टीका लगाया। कोविड के दौरान जब फ्लाइटें बंद थी, उनको इमरान खान साहब ने जहाज पे चढ़ा के जो है वो बैरून मुल्क रवाना कर दिया। कोई आखिर में थोड़ा सा इसको सम अप करने के लिए मुझे सिर्फ इतना कह दीजिएगा कि आप लोग भी तो फिर इन इश्यूज पर बाहर नहीं निकले ना, रियल इश्यूज पर बाहर नहीं निकले। पीटीआई के हाथ में जब तक मामला था, एक पैनामा पेपर्स इधर आते हैं, वो उठ के उधर कोर्ट चले जाते हैं। आप लोग भी इन रियल इश्यूज को लेकर कोर्ट में क्यों नहीं जाते हैं? आप लोग भी जाते हैं जलसे जुलूसों में, एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ बात करते हैं, फौज के सरबराह का नाम लेते हैं, उससे तासुर ये जाता है क्योंकि आप लोगों के अपने लीगल इश्यूज फंसे हुए हैं, इसलिए आज आपको अवाम और वोट की इज्जत और एस्टैब्लिशमेंट के मामला याद आ गए। चले आपकी बात को मैं आगे बढ़ाता हूं। मैं आज आपके इस फोरम के तवसत से पूरी पीटीआई को और इमरान खान साहब को चैलेंज करता हूं। फॉरेन फंडिंग अकाउंट्स केस में हम सुप्रीम कोर्ट जाने को तैयार हैं। जिस तरह का लेटर मियां नवाज शरीफ ने पैनामा में लिखा था सुप्रीम कोर्ट को कि मैं सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन मानता हूं और मैं अपना केस सुप्रीम कोर्ट के हवाले करता हूं, उसका जो बाद में हशर हुआ सो हुआ। मैं चैलेंज करता हूं आज यशवीन साहिबा आपके तवसत से कि आए, हम सुप्रीम कोर्ट जाने को तैयार हैं, लेटर लिखें और कहें कि हम स्टे ऑर्डर के पीछे नहीं छुपेंगे, कहें कि हम किसी भी तरीके से इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार को चैलेंज नहीं करेंगे। हम बिल्कुल साफ है इस मामले में, आवर हैंड्स आर क्लीन। ये लेटर है, हम सुप्रीम कोर्ट जाने को तैयार है, आए, मैं चलता हूं। मैं अपनी पार्टी की तरफ से पूरी अथॉरिटी के साथ ये बात करता हूं, आ जाए। पहला स्टेप आप नहीं लेंगे। देखिए मैं आपको अर्ज करूं, इस वक्त जो हालात हैं, मुझे ये बताइए कि जब हमें तो बड़ी हैरानगी होती है, मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के जुमरे में आए, मगर आप देखें ना, जब हमारी बारी आती है तो हम नैब को दरखास्तें देते रह जाते हैं, कोई एक्शन नहीं होता। इनकी दरखास्तें, गुमनाम दरखास्तों पे एक्शन होता है। शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ जितने केस हैं वो मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी की तरफ से हैं। जितने केस हमारे खिलाफ आते हैं, दरखास्त गुजार का नाम, नंबर, पता तक दर्ज नहीं होता। ये हमने हाई कोर्ट को भी बताया। हमारी मुतअद्दिद दरखास्तें पेंडिंग हैं। हमारी सिर्फ एक दरखास्त इलेक्शन कमीशन वाली अगर ये सुन ले और फॉरेन फंडिंग का थोड़ा सा केस संजीदगी से चल जाए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इस मुल्क में अनफॉर्चुनेटली एहतसाब का और इंसाफ का दोहरा मेयार है, दोहरा निजाम है। लाडलों के लिए और कानून है, हमारे लिए और कानून है। आपके लिए इट्स एज सिंपल एज दैट। चले, मेरे पास वक्त नहीं है मजीद, वरना जरूर इस पर और बात करती। आपका बहुत शुक्रिया तारल साहब, आपने हमें वक्त दिया और हमसे बात की। व्यूअर्स, आपने तारल साहब की गुफ्तगू सुनी। वो कह रहे हैं कि वो चैलेंज करते हैं कि फॉरेन फंडिंग केस में अगर जिस तरह से मियां साहब ने खुद को एहतसाब के लिए प्रेजेंट किया था, आज के वजीर आजम जो है वो भी खुद को प्रेजेंट कर लें तो ये सुप्रीम कोर्ट जाने को तैयार है। कलम कैमरा स्पेशल से यही कुछ, मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।